नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्तिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्तिक टीवी के इस स्पेशल प्रोग्राम हेडलाइंस अराउंड यू में आप सबका स्वागत है। आज के इस प्रोग्राम में हम पहले हिस्से में बातचीत करने जा रहे हैं पूरी दुनिया में दहशत मचाने वाले कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के ऊपर। जिस तरह के हालात सामने हैं उसमें जो खतरे दिखाई दे रहे हैं, कई जगह लॉकडाउन की स्थिति आने वाली है, कई जगह कर्फ्यू लगाए जा रहे हैं, कई तरह के प्रतिबंधों से वापस से एक बार वही महामारी का वो जो दौर दूसरी लहर में पहली लहर में जो देखने को मिला वो वापस रिपीट होने जा रहा है। ऐसे हालात में आज भारत सरकार ने जो फैसला लिया है वो बूस्टर डोज का जो प्रोग्राम शुरू हुआ है उसके क्या असर होंगे और ये कितना जरूरी है, इन सब मामलों के ऊपर कोरोना का ये जो नया वेरिएंट है ये कितना खतरनाक है, किस तरह से प्रभावी हो रहा है, इन सारे मुद्दों के ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर प्रोफेसर विवेक गुप्ता जी। डॉक्टर प्रोफेसर विवेक गुप्ता कार्डियोलॉजिस्ट हैं, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं और अपोलो हॉस्पिटल नई दिल्ली से वो हमारे साथ जुड़ेंगे। एक और परिचय डॉक्टर विवेक गुप्ता जी का मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर विवेक गुप्ता जी इंडो अमेरिकन एंड यूरोपियन कॉन्क्लेव्स के चेयरमैन भी हैं और बहुत ही जाने माने चिकित्सक हैं। हम उनसे आज जानेंगे कि ये बूस्टर डोज कितनी अहम है और क्या हालात इस वक्त ओमिक्रॉन के चल रहे हैं कोरोना महामारी के इस दौर में, कैसे हम इससे बाहर निकलेंगे। और साथ ही आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ यूएई दुबई से जुड़ रहे हैं श्री गिरीश जी पंत। गिरीश जी पंत बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड जो कि हमारा प्रवासी भारतीयों का है उसके विनर हैं। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गिरीश जी को यह सम्मान देकर सम्मानित किया और गिरीश जी की जो सेवाएं हैं जो कोरोना महामारी के दौर में सामने आई, जो दुबई में बैठकर वो प्रवासी भारतीयों की और वहां के लोगों की किस तरह से मदद उन्होंने की है, किस तरह से वो आगे बढ़कर लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, इसी तरह के सोशल एक्टिविस्ट गिरीश जी पंत हमारे साथ दुबई से जुड़ रहे हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में पहले हाफ में हम इस मुद्दे के ऊपर बातचीत करेंगे, सेकंड हाफ में हम बातचीत करेंगे आज के हेडलाइंस के बतौर क्या क्या हो रहा है देश दुनिया में, वो हम आपके सामने रखेंगे, आपको अवगत कराएंगे। और इनमें जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो खबर प्रधानमंत्री की जो पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा में चूक हुई थी 5 दिन पहले, उसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी गठित कर दी है और वो कमेटी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के अध्यक्षता में काम करेगी। ये किस तरह का फैसला हुआ है, इससे क्या असर होंगे, किस तरह की चर्चाएं हैं, वो हम आपसे साझा करेंगे। और साथ ही आज के इस प्रोग्राम में हम आपको अफगानिस्तान की वो तस्वीर भी बताएंगे जबकि वहां जबरिया रूप से कायम जो तालिबान है उसके राज में किस तरह से आए दिन बम ब्लास्ट हो रहे हैं। आज भी एक दर्दनाक हादसा हुआ है वहां पर और इस हादसे में 9 बच्चों की मौत हो चुकी है और कई घायल हैं। ये किस तरह का वाकया है और क्या वहां के हालात हैं, इससे हम आपको रूबरू कराएंगे। और साथ ही आज के इस प्रोग्राम में हम आपको श्रीलंका के तमिलों की तरफ से जो गुहार लगाई गई है भारत सरकार से उसके बारे में जानकारी देंगे कि क्या मामला है और श्रीलंका में रहने वाले जो तमिल हैं उनके ऊपर किस तरह के अत्याचार हैं और किस तरह से उनके अधिकारों को, हक और हुकूक को नजरअंदाज किया हुआ है। इस सारे मामले की हम जानकारी देंगे आपको। और साथ ही आज के इस प्रोग्राम में हम आपको कट्टरपंथी रहे किसी जमाने में सऊदी अरब की जो बदलती तस्वीर है, जो सुधारवादी कदम वहां सामने लाए जा रहे हैं वहां की सरकार की तरफ से, उनके बारे में जानकारी देंगे। और यह ताजा मामला बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो भी हम आपको बताएंगे। और साथ ही प्रोग्राम के अंत में हमेशा की तरह चलते चलते में हम आपको वो जानकारी देंगे जिसकी चर्चा आगामी दिनों में होने वाली है। तो चलिए बढ़ते हैं और करते हैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत। जैसा कि हमने आपको बताया कि कोरोना का जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, इसकी वजह से पूरी दुनिया दहशत में है और यदि हम हालात को एक सरसरी नजर से निकालें तो यह आंकड़ा जो आ रहा है इन दिनों केसेस का, ये बढ़ता जा रहा है। और आज भारत सरकार ने यानी केंद्र सरकार ने भी ये चेतावनी दी है कि आज की तारीख में 5 to 10% जो केसेस हैं वो हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत में माने जा रहे हैं, लेकिन ये बढ़ सकता है। जैसा कि आपको पता है दूसरी लहर में ये 30% का आंकड़ा था जब हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ रहा था 30% लोगों का, और केंद्र सरकार ने चेतावनी दी है, चेताया है कि ये मामले अब और बढ़ सकते हैं। तो ये इस तरह का मामला है। और साथ ही यदि हम 10 दिन पहले की तस्वीर देखें तो उस वक्त करीब 15,000 केसेस प्रतिदिन आ रहे थे, लेकिन अब यह आंकड़ा 1 लाख के आसपास छू रहा है। यदि हम रविवार की बात करें तो रविवार को रिकॉर्ड तोड़ 1,79,000 मामले सामने आए थे। इस तरह का ये
मामला चल रहा है और सरकारें भी हिली हुई हैं, आम जनता में एक भय की स्थिति है। ऐसे में ये जो बूस्टर डोज है ये किस तरह काम करेगी, ये हम आज जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से। तो हम डॉक्टर विवेक गुप्ता जी यदि हमारे साथ जुड़ गए हो तो उनको जोड़ लें और फिर कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर विवेक गुप्ता हमारे साथ नई दिल्ली से जुड़ रहे हैं। डॉक्टर विवेक गुप्ता बहुत ही सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं और अपोलो हॉस्पिटल्स दिल्ली में कार्यरत हैं। जुड़ गए हैं या और जैसा हमने बताया आपको, दुबई में रहकर कोरोना महामारी के दौरान किस तरह से लोगों की सेवा की है, किस किस तरह से आगे बढ़कर लोगों की सहायता के लिए कितने कितने लोगों के एहसान लिए हैं, ऐसे श्री गिरीश पंत भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे हम जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने लोगों की सेवा की है और ये जो जन सेवा का जज्बा है ये किस तरह काम कर रहा है और क्या क्या उनको इस मामले में परेशानियों का सामना करना पड़ा है और किस किस तरह के हृदय विदारक मामले भी आए हैं जिनसे आज हम आपको उन्हीं की जुबानी रूबरू करवाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं इन दिनों कोरोना महामारी का जो दौर चल रहा है, इसमें पूरी दुनिया जिस तरह से आर्थिक हालात के हिसाब से देखें तो भी, सामाजिक हिसाब से देखें तो भी, हमने कई अपनों की जान खो दी है, कई लोगों के रोजगार चले गए हैं इस दौरान। अब ये जो नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, इसने भी पूरी दुनिया में दहशत फैला रखी है और ये हालात इस तरह के हैं कि अभी सरकारों को भी, वैज्ञानिकों को भी यहां तक स्थिति है कि ये जो वैक्सीन जो लगाया जा रहा है इसके क्या असर हैं, किस तरह के इसमें सुधार हैं, ये सब बातें व्यक्ति के लिए आज की तारीख में चर्चा का विषय बनी हुई है। और ऐसे ही हालात को डिस्कस करने के लिए हम जोड़ रहे हैं हमारे एक्सपर्ट को। आप जैसा कि देख रहे हैं राज्य सरकारों की स्थिति भी ऐसी है, विभिन्न राज्यों में जो सरकारें हैं वो भी नई नई गाइडलाइंस दे रही हैं और कई जगह लॉकडाउन, आधा लॉकडाउन हो भी चुका है, नाइट कर्फ्यू लागू हो चुके हैं, रेस्टोरेंट्स, भीड़भाड़ वाली जगहों को, लगभग मॉल्स को, इनको सबको बंद किया जा रहा है। 50% कैपेसिटी के साथ कहीं कहीं काम शुरू हो रहे हैं और नाइट कर्फ्यू पहले जैसे 10 बजे से सुबह 5 बजे तक का था, इसको बढ़ाने की भी बातें चल रही हैं। सार्वजनिक समारोह में जो संख्या है वो भी घटाई जा रही है। इस तरह के जो प्रतिबंध हैं, ये जो नई गाइडलाइंस हैं वो भी जारी करनी पड़ रही हैं। सरकारें भी किम कर्तव्य विमूढ़ सी स्थिति में नजर आ रही हैं और आम आदमी जो है वो अभी हैरान परेशान है कि पिछले दिनों जिस तरह से लॉकडाउन हुए थे और जिस तरह से हमने कोरोना महामारी की दूसरी लहर में बहुत ज्यादा हमारे लोगों को खोया है, ऐसे में आम व्यक्ति भी बहुत ज्यादा आशंकित है, चिंतित है। तो ये इसी तरह का मामला है जिसमें कि अब आज से, हालांकि ये जो बूस्टर डोज है ये बताया जा रहा है, ऐसा एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि इससे बहुत रिलीफ मिलेगी। तो क्या है बूस्टर डोज और किस तरह से ये काम करेगी, किस तरह से इस बीमारी से, इस नए वेरिएंट से लड़ा जाएगा, इन्हीं सब मामलों के ऊपर हम बातचीत करेंगे डॉक्टर विवेक जी गुप्ता से। मैं समझता हूं डॉक्टर साहब जुड़ चुके हैं हमारे साथ। डॉक्टर साहब स्वागत है, नमस्कार। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्री गिरीश जी पंत। गिरीश जी स्वागत है, नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर विवेक गुप्ता जी जुड़ रहे हैं या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है? गिरीश जी पंत हमारे साथ दुबई से जुड़े हैं, ये एक सोशल एक्टिविस्ट है, इनसे हम जानेंगे। पहले लेकिन हम डॉक्टर विवेक गुप्ता जी से जानना चाहते हैं ओमिक्रॉन महामारी, ओमिक्रॉन वेरिएंट में किस तरह से ये बूस्टर डोज काम करेगी और क्या हालात हैं इस वक्त, किस तरह की सिचुएशन है। डॉक्टर साहब के जुड़ने में कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या?
क्या डॉक्टर साहब जुड़ रहे हैं? देर हो उनको जुड़ने में तो हम गिरीश जी से प्रोग्राम शुरुआत कर लें। तो हम गिरीश जी से बातचीत की शुरुआत करते हैं। गिरीश जी, जैसा कि चर्चाओं में है कि आप वहां यूएई में रहते हुए और दुबई में खासतौर पर इस तरह से ये जो फिलैंथ्रोपी का काम है ये आपके दिमाग में सूझा, किस तरह से आपने लोगों की मदद में आगे बढ़कर काम करना शुरू किया, पहले तो हमें ये बताइए आप। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं सुभाष जी और आपके वर्टिक टीवी का शुक्रगुजार, धन्यवाद हूं कि आपने मुझे मौका दिया। मैं ये बताना चाहता हूं कि ये तो खून में ही है, क्योंकि मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे और जिन्होंने देश के लिए काम किया और 9 महीने जेल में भी रहे। और मेरे पिताजी आज भी समाज सेवा करते हैं दिल्ली में रहकर, और उन्हीं दादाजी से लेकर पिताजी के संस्कार और सभ्यता को लेकर मैं समाज सेवा कर रहा हूँ। पहले दिल्ली में भी करता था, पिछले 7-8 साल से दुबई में हूँ। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे भी लोगों को कुछ परेशानी हुई, जब अपने पे बीती तो लगा कि यहाँ के नियम कानून को जानकर और उस दायरे में रहकर अगर अपने लोगों की मदद की जा सके तो उसको कार्य करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। और ये मुझे लगता है कि ये भगवान का आशीर्वाद है कि मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है। करने वाले भी वही हैं और करवाने वाले भी वही हैं, हम तो एक निमित्त मात्र हैं। जी, तो किस तरह से लोगों की आपने मदद की है, ये थोड़ा सा आप हमें हमारे दर्शकों के लिए ब्रीफ में बताएं कि किस किस तरह से आप मदद करते रहे हैं इस महामारी के दौरान और क्या क्या परेशानियां लोगों को आई है। देखिए कि ये जो कोविड महामारी 2019 में शुरू हुई थी, कोविड-19, उस समय से यहाँ पे भी लॉकडाउन लगा था और यहाँ की लोकल गवर्नमेंट ने उस लॉकडाउन के अंदर पूरा रोड से लेके हर घर हर जगह को सैनिटाइज किया था। और उस सैनिटाइज के माध्यम से यहाँ पे लोगों को घर के अंदर रहने के लिए बाध्य किया कि वो घरों में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करें, ग्लव्स का प्रयोग करें, ज़्यादा भीड़ भाड़ के इलाके में न जाएं। और टोटल ही लॉकडाउन का मतलब टोटल लॉकडाउन, बिल्कुल। अगर आप 2019 की वीडियो रिपोर्ट और देखेंगे गूगल पे, यूट्यूब पे, तो दुबई में ऐसा है कि रात के 24 घंटे गाड़ियां चलती हैं रोड पे, ऐसा होता नहीं। लेकिन यहाँ की सरकार, हम लोग बड़े शुक्रगुजार, जैसे भारत हमारी कर्म जन्मभूमि है और यूएई हमारी कर्म भूमि है, और हम उसका सम्मान करते हुए हमने उस लॉकडाउन के दौरान काम भी किया और यहाँ पे कोविड पेशेंट को एडमिट भी कराया जिन लोगों को समस्या हो रही थी, क्योंकि लोगों को बड़ा बिग भय, एक खौफ था कि ये महामारी ऐसी आई है जिसका इलाज बड़ा मुश्किल था। उस समय डोज भी नहीं बनी थी। तो गवर्नमेंट की सहायता से, काउंसलेट की मदद से हम लोगों ने काफी लोगों को एडमिट भी कराया, शारजा, दुबई, जहां जहां हॉस्पिटलों में। और मैं खुद गिरीश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर विवेक गुप्ता जी। डॉक्टर साहब स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपोलो हॉस्पिटल्स नई दिल्ली से डॉक्टर प्रोफेसर विवेक जी गुप्ता, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट। और इन दिनों ओमिक्रॉन को लेकर जिस तरह से लोगों को जागरूक करने का काम डॉक्टर साहब कर रहे हैं, और हम उनसे जानेंगे कि एक तो सबसे पहले हमें ये बताएं कि किस तरह के हालात इस वक्त हैं और ये जो नया वेरिएंट है ये किस तरह से इस तरह से दहशत फैला रहा है, क्या मामला है पूरा का। जी डॉक्टर साहब। Thank you very much. I'm thankful to you for putting me inside this television box. And ये तो this is the जमाना है टेक्नोलॉजी का, और इसलिए we are able to reach so many people. कोरोना वायरस डिजीज, जो कि आपको सबको पता है कि 2019 में आई, इसीलिए इसका नाम दिया कोविड-19। जब वुहान चाइना से आया था तब लोगों को इतना पता भी नहीं था कि इतना भयानक रूप ले सकता है और पैंडेमिक डिक्लेयर करना पड़ेगा WHO को। आपको याद होगा भारत में डोनाल्ड ट्रंप, जो उसमें राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उन्होंने फरवरी में एक विजिट करी थी और उनके साथ बड़ा लंबा डेलीगेशन आया था। उस समय मैं टेलीविजन चैनल पे था जब उसको उनकी बातचीत चल रही थी। आगरा भी गए थे घूमने अपने वाइफ के साथ। उस समय तक भी हम लोग पर 24 फरवरी के आसपास की बात है, कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं थी।
और आते आते मार्च में जब इसको पैंडेमिक घोषित किया तो 24 मार्च को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन भारत में लगा दिया। उसके पहले 2 दिन पहले उन्होंने 22 मार्च को सेल्फ इम्पोज कर्फ्यू लगाया था। क्यों ऐसा किया गया? इसलिए करा गया था कि उस समय इटली और अमेरिका में दोनों जगह काफी केसेस बढ़ रहे थे और ये भी देखा जा रहा था कि ये सामान्य वायरस नहीं है, इट इज कॉजिंग निमोनिया एंड डेथ्स अनएक्सप्लेन्ड, विच विद उस समय इटली में तो कई ऑटोप्सी हुई, फिर डिस्कस किया। तो 24 मार्च से लेकर 1 जून तक हम थोड़ा इसलिए हिस्ट्री बताना चाहते हैं कि हम लोग सीखेंगे उसी से जिससे कि हम लोग गुजरे हैं। तो 24 मार्च से लेकर 1 जून तक टोटल लॉकडाउन रहा भारत का। उन्होंने नेशनल लॉकडाउन किया था। जून से अनलॉकडाउन शुरू हुआ। उस समय काफी हमारी वार्ता भी हुई अपने कैबिनेट मंत्री से कि अनलॉकडाउन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। फाइनली हो गया और हम लोग दिवाली आ गई नवंबर में। उसके बाद नया साल भी आ गया और उसके बाद हम लोग सोच रहे थे कोरोना चला कहाँ गया। जब हम कई मंत्रियों से मिलते थे कि वेयर द कोरोना हैज गॉन, लेकिन साथ साथ उसमें बंगाल के चुनाव शुरू हुए और 4 जगह और चुनाव भी हुए अप्रैल, फरवरी, मार्च में। और अप्रैल में जबकि हम लोग पहले से कह रहे थे कि शायद सेकेंड वेव आएगी, ऑल्दो उस समय सेकेंड वेव का इतना भयानक रूप से आएगी ये नहीं पता था। तो 16 अप्रैल 18 अप्रैल के बाद ऐसा बुरी तरह से कोरोना ने महामारी सेकेंड वेव ली भारत में और पता लगा कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न और वेरिएंट ऑफ इंडियन ओरिजिन, और फिर उसका नाम डेल्टा वायरस रखा गया। डेल्टा वायरस उस समय 4 लाख से ज्यादा केसेस पर डे आ रहे थे भारत में और करीब 4-5 हजार डेथ्स पर डे हो रही थी। 4,000 तो डॉक्यूमेंटेड थी। हम लोग उससे निकले, वैक्सीनेशन शुरू हो गया था 2021 में। 2020 में कोई वैक्सीन नहीं थी। तो पहली वेव थी, देयर वाज विदाउट वैक्सीन। सेकेंड वेव में 16 जनवरी से हम लोग को वैक्सीन लगनी शुरू हो गई थी। आपको याद होगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में। उस समय भी कई टेलीविजन चैनल पे था। उस समय शुरुआत में कोविशील्ड आई और फिर हमारी भारत की इंडिजिनस कोवैक्सीन भारत को दे दी गई। अब जब सेकेंड वेव आई थी तो हम लोग सोच रहे थे पार्शियली वैक्सीनेट हो चुके हैं हेल्थ केयर वर्कर, तो इसमें कोई जितना चिंता की बात नहीं है। लेकिन वैक्सीन कुड नॉट प्रोटेक्ट एट दैट टाइम। लेकिन वैक्सीनेशन का शुरुआती दौर थी, भारत में इतना वैक्सीनेशन हुआ भी नहीं था तब तक। उसके बाद जब जून, जुलाई, अगस्त में थोड़ा सा मामला 2021 की बात कर रहा हूं बेटर हुआ और उसके बाद हम लोग ने अच्छी तरीके से दिवाली मना ली और नया साल भी मनाने के पहले ही ओमिक्रॉन आ गया। अब ये ओमिक्रॉन क्या भला है, ये आप लोग को वैसे काफी कुछ टेलीविजन सिखा रहा है, लेकिन मैं थोड़ा साइंटिफिक रूप से बताना चाहूंगा। मेरी आवाज आ रही है? ओके, तो मैं साइंटिफिक रूप से बताना चाहूंगा कि उस समय क्या हुआ। डेल्टा में जो म्यूटेशन हुआ था, ये एक वायरस होता है जो कि उसके ऊपर स्पाइक प्रोटीन होती है, अंदर एक सेलुलर पोर्शन होता है। स्पाइक प्रोटीन करीब 1700 होती है, पूरी 1700। उसमें 4 जगह म्यूटेशन हुआ था तो वो डेल्टा था। इस बार 32 जगह म्यूटेशन हुआ तो ओमिक्रॉन आया। साउथ अफ्रीका में इसका जन्म हुआ और 26 नवंबर 2021 को WHO ने इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया और ये देखा गया कि अगर 32 जगह म्यूटेशन है तो क्या वैक्सीन काम करेंगे कि नहीं करेगी। क्योंकि ज्यादातर वैक्सीन, चाहे mRNA वैक्सीन हो फाइजर की या मॉडर्ना की या भारत की कोविशील्ड हो, कोवैक्सीन अलग है, लेकिन कोविशील्ड खास करके सबसे ज्यादा यूज हुई है, वो भी स्पाइक प्रोटीन रिलेटेड ही वैक्सीनेशन है। अब ये देखा गया कि ओमिक्रॉन इज हाईली कॉन्टिजियस, यानी कि इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैला रहा है। और नीति आयोग ने उस समय डॉक्टर वीके पॉल की निगरानी ने ये कहा कि शायद 14 से 15 लाख केसेस पर डे हो सकते हैं, जिसको हम लोगों ने उस समय बड़ा लाइटली लिया गवर्नमेंट ने और सोचा कि ये नहीं होगा। ओमिक्रॉन में एक दिक्कत है कि बहुत ज्यादा फैलता है, लेकिन एक फायदा भी ये है कि बहुत डेंजरस नहीं है जैसा डेल्टा था। डेल्टा में क्या हो रहा था, सीवियर निमोनिया हो रहा था, यानी कि पेशेंट को बुखार आया, खांसी हुई और हम लोग सीटी स्कैन बहुत जल्दी कराते थे और सीटी स्कैन में पता लगता था कि उसमें ओपेसिटीज आती थी। ओपेसिटी मतलब एकदम धुंधला दिखता था सीटी स्कैन में। और सीटी स्कोर हम लोग करने लगे। अगर 7 या 8 या 11, 9, 10 सीटी स्कोर होता था तो हम लोग को घबराहट होती थी कि ज्यादा हो रहा है और इसके ऊपर सीरियस हो जाता था निमोनिया। इसीलिए डेथ्स बहुत हुई। अनएक्सप्लेन डेथ तो नहीं कहेंगे, लेकिन ऐसी डेथ जो कि कई नेता और कई सीनियर लोग, कई डॉक्टर्स इसमें चले गए। लेकिन ओमिक्रॉन में क्या है, ओमिक्रॉन में 4 स्टडीज हुई हैं। मैं 4 स्टडी के बारे में बताऊंगा। एक स्टडी हुई साउथ अफ्रीकन मेडिकल एसोसिएशन की, दूसरी हुई इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन की, तीसरी हुई कैम्ब्रिज स्टडी और चौथी हुई यूनाइटेड किंगडम सिक्योरिटी सर्विसेज की। चारों स्टडी ने यह कहा इसमें डेल्टा वर्सेस ओमिक्रॉन में 70% लेस हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है, विच इज ए गुड साइन।
अगर 70% लेस हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत कब पड़ती है? जब ऑक्सीजन जरूरत होती है। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कब बढ़ेगी? जब निमोनिया हो जाएगा। ऊपर का, केवल ऊपर के हिस्से में जिसे ब्रोंकाइटिस कहते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, उसमें किसी भी पेशेंट को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, ये पक्की बात है। लेकिन ये अच्छी बात है कि हमारा दो चीजें इसमें अच्छी बात है ओमिक्रॉन में। एक तो डी डाइमर नहीं बढ़ता। डी डाइमर का मतलब होता है बॉडी के अंदर, आपने सुना होगा डी डाइमर टेस्ट करा लो, डी डाइमर टेस्ट करा लो, सीआरपी टेस्ट करा लीजिए, सीटी स्कैन करा लीजिए। तो डी डाइमर क्यों नहीं बढ़ता? कि उसके अंदर थ्रोम्बोजेनिक पोटेंशियल नहीं आता। यानी कि दो फायदे हैं इसके अंदर। एक तो ये है कि हमको एंटीकोगुलेंट देने की जरूरत नहीं पड़ रही है, दूसरी है स्टेरॉइड की जरूरत भी नहीं पड़ रही है, और तीसरी ये है कि इसके अंदर सीवियर निमोनिया नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप टोटल आंकड़ा देखें, अगर ये 5 गुना ये ज्यादा कॉन्टिजुअस है, तो एक स्टडी निकली है, उसमें कहा कि अगर 100 डेल्टा होंगे तो उसमें हॉस्पिटलाइजेशन होंगे 3, लेकिन 100 डेल्टा के साथ साथ उसी दर पे 400 ओमिक्रॉन होंगे तो हॉस्पिटलाइजेशन हो जाएंगे 4। यानी कि डिस्पाइट 50% और 70% लेस हॉस्पिटलाइजेशन, नंबर विल बी और 400 अगर डेल्टा होंगे तो 1200 ओमिक्रॉन होंगे पेशेंट। 1200 में 9 लोग हॉस्पिटलाइज होंगे क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन रेट कम है, लेकिन डेल्टा में अगर 8 होंगे, उसमें 12 होंगे, 12 हॉस्पिटलाइजेशन होंगे। कहने का मतलब है कि डिस्पाइट लेस हॉस्पिटलाइजेशन, ओवरऑल हॉस्पिटलाइजेशन होने की ज्यादा अभी आशंका है। फॉर्चुनेटली अभी तक भारत में जितने बेड रिजर्व किए गए हैं, जैसे हम अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली की बात करते हैं, हमारे यहाँ अभी ये जो गाइडलाइन आई है दिल्ली गवर्नमेंट से कि 50 बेड से ऊपर के जितने भी हॉस्पिटल हैं उनको 40% अपनी बेड कैपेसिटी को रिजर्व करना पड़ेगा। यानी कि अगर हमारे अस्पताल में 500 बेड है तो 40% बेड शुड बी रिजर्व फॉर कोविड टू हैव द पेशेंट्स। देखिए अभी भी आज की तारीख में हमारे करीब 20 पेशेंट एडमिट है, कल करीब 16 थे, लेकिन दिन पर दिन कुछ डिस्चार्ज भी हो रहा है, कुछ भर्ती भी हो रहा है। लेकिन वेंटिलेटर में पेशेंट्स शायद एक गया था, वो भी ठीक हो गया है, हमारे कोई मृत्यु नहीं हुई है। कुछ मृत्यु हुई है दिल्ली में 9 से 11 के आसपास, वो शायद इस तरह के पेशेंट्स हैं जिनको बाईपास हो चुका है, एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, वृद्ध लोग हैं, उनकी इम्यूनिटी पुअर है। तो एक पॉजिटिव नोट ये है कि ओमिक्रॉन विल इन्फेक्ट द होल इंडिया। देखिए इसमें बचने की जरूरत नहीं है। हमारे जैसे कि भारत में अगर हमारे यहाँ 140 करोड़ की आबादी है तो उसमें डेल्टा से कम 80 करोड़ 70 करोड़ लोग डेल्टा और फर्स्ट वेव से इन्फेक्ट हो चुके हैं। किसी को सिम्टम आए, किसी को नहीं आए, लेकिन ओमिक्रॉन बाकी बच्चों को भी इन्फेक्ट कर रहा है। साथ साथ दिक्कत क्या आ रही है, मेरे जान पहचान में ही हमारे फैमिली मेंबर हैं, उनको 2 वैक्सीन लगी, तीसरी बूस्टर भी लगवा ली। आउट ऑफ वे कुछ लोगों ने बूस्टर लगवाई है। आई शुड नॉट टॉक ऑन टेलीविजन, बट देयर आर पीपल हु हैव टेकन आउट ऑफ वे बूस्टर बिफोर द बूस्टर स्टार्टेड। टुडे बूस्टर स्टार्टेड इन इंडिया 10 जनवरी को, और उनको इन्फेक्शन भी हो गया है, 4 प्रोटेक्शन हुए, उसके बाद भी उनको फिर कोरोना हो गया। अब कोरोना अगर हुआ है इसका मतलब है उनकी बॉडी में इम्यूनिटी अच्छी नहीं है। जिन लोगों की इम्यूनिटी अच्छी है उसके लिए मैं अभी भी कहूंगा कि अपनी बॉडी की इम्यूनिटी इतनी अच्छी रखें कि आपको अगर कोविड हो जाए ओमिक्रॉन से तो उसमें आपको क्षति ज्यादा नहीं पहुंचेगी। इम्यूनिटी बढ़ाने के कई उपाय हैं, आप सबको पता है, कई लोगों को पता है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि दिस ओमिक्रॉन इज नॉट दैट डेंजरस। लेकिन कब तक खत्म होगा? अब हम लोगों को देरी हुई है। भारत सरकार ने एक तो फ्रंट लाइन जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको बूस्टर डोज शायद 2 महीने पहले ही लानी चाहिए थी। हमारे यहाँ हुआ क्या था कि एक सोच ये है कि पूरे देश को पहले हम वैक्सीनेट करें तब हम बूस्टर शुरुआत करें। लेकिन जो लोग हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, वृद्ध हैं, 60 साल से ऊपर है, जो हम लोग ने शुरू किया आज 10 जनवरी को, अगर हम शायद 1 महीना पहले शुरू कर देते तो ओमिक्रॉन में इतने इन्फेक्शन नहीं होते जितने कि अभी हेल्थ केयर वर्कर इन्फेक्शन है। अब नुकसान क्या होता है, सीरियस नहीं हो रहे हैं लेकिन क्वारंटाइन तो करना पड़ेगा। यू कैन नॉट लेट अ डॉक्टर और अ जूनियर डॉक्टर और अ नर्स हु इज इन्फेक्टेड विद ओमिक्रॉन टू कीप वर्किंग इन हॉस्पिटल। पूरे देश की हालत है। थोड़ी सी ये बात हुआ, लेकिन इतना बड़ा देश है, उसके लिए प्रधानमंत्री जी इतना लगे हुए हैं, रोज हफ्ते में 1 बार मीटिंग करते हैं, उसी निर्णय पहुंच कहना बड़ा मुश्किल, आसान होता है कि पहले कर देते, लेकिन एक सोच ये भी थी कि भाई हम कम से कम जो एडल्ट वैक्सीनेशन है कम से कम सेकेंड डोज तो दे दें। अभी सेकेंड डोज पूरी नहीं हुई है। हमारे 66% पॉपुलेशन को सेकेंड डोज मिली है, 91% पॉपुलेशन को सिंगल डोज मिली है। देश बड़ा है, वैक्सीन केवल 2 ही है। एक और दिक्कत रही हमारे साथ, मैं बताऊंगा, कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी नेगेटिव पॉइंट बताने चाहिए। हमारे भारत देश में केवल कोवैक्सीन और कोविशील्ड पे सारा मामला चलता रहा। अनफॉर्चुनेटली भारत के जो बाहर के दोस्त लोग हैं, अमेरिका या जहां यूके, उन्होंने
मॉडर्ना और फाइजर वैक्सीन नहीं थी। कई बार कोशिश की भारत सरकार ने, उन्होंने कहा कि हमारे को जरूरत है, उन्होंने कहा कि हमें अफ्रीका पहुंचानी है, हम उन्होंने कहा, तो भारत में कुछ वैक्सीनेशन की सप्लाई उतनी अच्छी नहीं रही। लेकिन हमारे देश में अगर 1.5 करोड़ वैक्सीन का आंकड़ा भी पार किया, एक दिन के अंदर 1.5 करोड़ के आसपास, 1.25 करोड़ को एक ही दिन के अंदर वैक्सीनेट करना इज ए वेरी बिग एंड कमेंडेबल जॉब व्हिच हैज बीन डन। अब क्या करना आगे के लिए, हमको ये देखना है कि फर्दर म्यूटेशन होता रहेगा। हमको शायद एवरी 6 मंथ्स पे वैक्सीन लगानी पड़ेगी ओमिक्रॉन या कोविड-19 की। आपको जो भी वैक्सीन लगाएं, जैसे कि अगर थर्ड बूस्टर हमने हेल्थ केयर वर्कर को आज शुरू हो गई है, तो 6 महीने बाद हमारे और लोगों को भी, डॉक्टरों को फिर से वैक्सीन लगानी पड़ेगी, और शायद धीरे धीरे करके ये वायरस एंडेमिक हो जाएगा। जैसे इन्फ्लुएंजा है, हर 6 महीने पे आप लगाते हैं तो हमारी बॉडी में इतने वायरस म्यूटेट हो जाएंगे, लेकिन अगर 6 महीने पे वैक्सीन लगती रहेगी उतना सीरियस मामला नहीं होगा। इस पॉजिटिव पॉइंट के साथ मैं कहता हूं कि वी हैव टू रिमेन पॉजिटिव, लेकिन इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हर पेशेंट को अपना ब्लड शुगर कंट्रोल करें, अपना डायबिटीज के साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें, जागरूकता लाएं। और वैक्सीन में भी अभी कुछ हेजिटेंसी है, अभी कुछ ऐसे पेशेंट है, आज मैंने एंजियोप्लास्टी करी, उनके तो वैक्सीन लग चुकी है, लेकिन 1-2 पेशेंट हमारे सामने बैठे थे, अरे मैंने तो एक भी डोज नहीं लगवाई। मैंने कहा क्यों नहीं लगवाई? कि अरे हमें हुआ नहीं है, हमको डर लगता है कहीं रिएक्शन ना हो जाए। तो वैक्सीन हेजिटेंसी अभी भी थोड़ी बहुत है, उसको खत्म करना बहुत जरूरी है। आज मैं बताना चाहूंगा, अपनी मदर की वैक्सीन लगवाई, उनकी भी पहली लग पाई थी। उसका कारण था कि उनका सीआरपी हमेशा बढ़ा हुआ रहता था, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी दैट वी कुड डू वैक्सीनेशन टू माय मदर। उनका लेकिन एंटीबॉडी अच्छी खासी थी पहले से। एज ए डॉक्टर आई कैन मॉनिटर माय एंटीबॉडीज, बट एक आम जनता की मॉनिटरिंग नहीं हो पाती है। आई न्यू कि माय मदर इज सेफ बिकॉज शी हैड एंटीबॉडीज। आई वाज लिटिल, हमने कहा थोड़ा सीआरपी लेवल, एक सीआरपी लेवल होता है जिसमें बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होने के या एलर्जी रिएक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए मैंने अपना एक एग्जांपल और दूंगा बिफोर यू कम टू अदर पीपल। मैं देखिए, एंटीबॉडी टेस्टिंग हर आदमी नहीं कर सकता, लेकिन मैं डॉक्टर हूं, मैं कर सकता हूं, और मैं सीखना चाहता हूं अपने से भी और सिखाना भी चाहता हूं। तो मेरे फरवरी 27 को पहला सेकंड कोविशील्ड लग गया था मुझे। मैंने उस समय एंटीबॉडी कराया अप्रैल में। मैं कुछ कॉन्क्लेव भी किए थे बंगाल इलेक्शन के दौरान, तो मैंने कहा चलो लेट अस मी डू माय एंटीबॉडी टेस्टिंग बिकॉज आई वाज ट्रैवलिंग एंड सेकंड वेव वाज लूमिंग लार्ज। एंटीबॉडी 400 व्हिच इज अ वेरी गुड एंटीबॉडी टेस्टिंग। हर एंटीबॉडी का अलग अलग मापदंड होता है, डॉक्टर किसी और पैथोलॉजी का, अपोलो का अलग अलग। 400 हमारे थी, मोर देन 400 वाज वेरी गुड। मैंने फिर 3 महीने बाद अगस्त सितंबर में कराया तो 300 निकली। उसके बाद अभी बूस्टर लेने से पहले कराया तो 137 हुई। मेरे केस में क्योंकि मुझे इन्फेक्शन भी हुआ था फर्स्ट वेव में, माइल्ड इन्फेक्शन था, दैट वाज नॉट सीरियस, तो हमारे 4 प्रोटेक्शन के बावजूद हमने बूस्टर अब लगवाई है। एंटीबॉडी लेवल्स दे गो डाउन स्टेडीली, ये क्लियर कट है। 400, 300, 137, और शायद 2 महीने और बाद रुक जाता तो शायद एंटीबॉडी खत्म हो जाती। तो प्रोटेक्शन बाय एंटीबॉडीज हर आदमी नहीं कराता, लेकिन चूंकि मैंने कराया है एंड आई हैव डेटा, तो लेट मी शेयर विद यू दैट 6 महीने के बाद हर पेशेंट को, अभी 9 महीने का है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सरकार, भारत सरकार को, कि 9 महीने का जो किया गया कि बूस्टर आफ्टर 9 मंथ्स इज लिटिल टू मच, बूस्टर आफ्टर एवरी 6 मंथ्स विल बी गुड, एंड थोड़े दिनों में ये एंडेमिक हो जाएगा और हमें कोई मृत्यु ज्यादा नहीं मिलेगी, ऐसी मेरी सोच है। वेरी गुड, फैंटास्टिक। आपने वैसे पूछने लायक अब कोई बात रह नहीं गई है, लेकिन फिर भी हमारे व्यूअर्स के लिए मैं छोटे छोटे 2 मुद्दे आपके सामने रखना चाहता हूं। एक तो ये कि आज भारत सरकार ने जो कहा है कि हॉस्पिटलाइजेशन की परसेंटेज जो है केसेस की वो बढ़ सकती है, तो सेकंड वेव में जिस तरह से हमने देखा, ऑक्सीजन नहीं थी, आईसीयूज नहीं थे, वेंटिलेटर्स नहीं थे, तो क्या ऐसे कोई हालात सामने आ सकते हैं क्या इस ओमिक्रॉन वाली लहर में? देखिए, ऐसा है कि कहीं की भी हेल्थ केयर सर्विसेज की एक लिमिटेशन होती है। आज मैं कह रहा हूं हमारे 20 पेशेंट हैं, अगर ये ओमिक्रॉन, अगर ये नीति आयोग का जो सोच है कि शायद 14 लाख केस आ जाएंगे बाय द मिडिल और एंड ऑफ जनवरी, अगर ये आते हैं तो ऐसे केस में अगर कितना भी परसेंटेज कम हो, नंबर ऑफ पेशेंट्स विल ग्रो। तो नंबर ऑफ पेशेंट कम बढ़ेंगे, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट हॉस्पिटलाइजेशन की दर बढ़ सकती है। लेकिन मेरी सोच ये है कि चूंकि भारत में पहली वेव, सेकेंड वेव, वैक्सीन प्रोटेक्शन, इनेट इम्यूनिटी, नेचुरल इम्यूनिटी, हर्ड इम्यूनिटी इतना होने के बाद जो भी इन्फेक्शन हो रहा है वो माइल्ड हो रहा है, और अगर हम होम आइसोलेशन पे ज्यादा तवज्जो दें तो शायद हमको हॉस्पिटल में रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई पर्सनली फील कि आवर हेल्थ केयर सर्विसेज विल नॉट बी एग्जॉस्टेड दिस टाइम
as had happened during the Delta wave. Good, very good, and very optimistic viewpoint. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि आज से जो बूस्टर डोज की शुरुआत हुई है, इसके प्रति जनता को क्या सोचना चाहिए, एक, और दो, ये कितना इफेक्टिव रहेगी? वैसे तो आप बता चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से हमारे व्यूअर्स के लिए ये दो बातें और बता दीजिए। देखिए, बूस्टर डोज बहुत जरूरी डोज है, क्योंकि ये पूरी कई स्टडी में पता लग चुका है कि एंटीबॉडीज जो है गिर जाती हैं। देखिए, दो तरह की, एक बात और बताना चाहूंगा, शायद पहले बता नहीं पाया। जब किसी को इन्फेक्शन होता है तो एंटीबॉडी के साथ साथ उसमें बी सेल और टी सेल इम्यूनिटी होती है, जिसको कहते हैं सेलुलर इम्यूनिटी। यानी कि बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हुआ तो बॉडी के अंदर, देखिए भगवान ने क्या सिस्टम बनाया है, विच इज समथिंग विच इज अनइमेजिनेबल। या इन्फेक्शन हुआ तो बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बनेगी उसको रोकने के लिए। साथ साथ जब वायरस सेल के अंदर जाता है तो एक लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी बनती है, यानी कि सेल जो है अगली बार मैक्रोफेजेस बना के रखता है कि अगली बार फिर से वायरस आया वो सेल में घुस तो जाएगा। एंटीबॉडी करती है सेल के अंदर घुसने से रोकती है। एंटीबॉडी विल स्टॉप द वायरस टू एंटर द सेल, वाइल लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी जो सेलुलर इम्यूनिटी होती है उस सेल में जब जो घुस गया उस सेल को खत्म कर देती है। यानी कि द इन्फेक्टेड सेल्स विल बी फिनिश्ड ऑफ और विल बी फेगोसाइटाइज्ड बाय द बी सेल एंड टी सेल इम्यूनिटी। जिनको इन्फेक्शन हो चुका है उनको लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी भी होती है, इसलिए वो सीरियस इन्फेक्शन नहीं होगा, हल्का फुल्का रह के रह जाएगा। कुछ एंटीबॉडी, कुछ वैक्सीन ऐसी भी हैं जो कि सेलुलर इम्यूनिटी भी प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन सारी इम्यूनिटी जो है लाइफ लॉन्ग नहीं होती। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो लाइफ लॉन्ग देती हैं, लेकिन ये वायरस है ये लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी देगा। बूस्टर डोज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम लोग थोड़ा ऑलरेडी लेट हैं। हम चाहेंगे कि जितने ज्यादा लोग हेल्थ केयर वर्कर या 60+ अपने आप सामने आए और जाए सेंटर्स पे, कहें मुझे लगानी है। कोविन ऐप में बड़ा सिंपल है, जो पुराना रजिस्ट्रेशन है उसी में टिक करना है, कोई न्यू रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। आप खुद बढ़ चढ़ के लगवाइए, जिससे कि ये जो हमारा डेटा है 1.2 करोड़ पॉपुलेशन है जो कि विच विल बी रिक्वायर्ड टू बी इम्यूनाइज्ड ड्यूरिंग दिस टाइम, जो बूस्टर वाला है, उनको जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए। इसमें टेक फ्यू डेज, हो सकता है 1 हफ्ते में निपट जाए या 2 हफ्ते में निपट जाए, लेकिन हेल्थ केयर वर्कर तो लगवा लेते हैं जाके। हमारे लाइन लगी थी अपोलो में आज यंग हेल्थ केयर वर्कर, मतलब नर्सेज, हाउसकीपिंग, जो हमारे अस्पताल के अंदर काम कर रहे हैं, अदर देन सीनियर डॉक्टर्स एंड। लेकिन जो लोग 60+ है वो डरे ना, जल्दी वैक्सीन लगवाइए, जिससे कि आपको अगर इन्फेक्शन होता भी है तो माइल्ड रह के रह जाए। अगर घातक इन्फेक्शन होता है, 2 दवाओं के बारे में जरूर बताऊंगा आपके टीवी चैनल के द्वारा। एक नई दवा आई है मोलनुपिराविर, अभी तक आपने सुना होगा, फेविफ्लू सेकेंड वेव में बहुत इस्तेमाल हुई, वो है फेविपिराविर। उसके पहले नाम थी आइवरमेक्टिन, एक ऐसी दवा थी जो बहुत यूज हुई फर्स्ट वेव में और सेकेंड वेव में भी। अभी आईसीएमआर ने गाइडलाइन निकाली, उन्होंने कहा कि फेविपिराविर और आइवरमेक्टिन का ज्यादा रोल नहीं है। लेकिन एक बात और बताऊंगा, आपके डॉक्टर्स भी सुनेंगे, शायद इसको रिले होगा, फेसबुक लाइव भी जाएगा। डॉक्टर्स शुड नॉट, द गाइडलाइंस आर देयर टू गाइड यू बट टू नॉट टू इम्पोज अपॉन यू। यानी कि एक डॉक्टर अपना खुद दिमाग लगाए कि क्या हम इसको फेविपिराविर दे सकते हैं, क्या हम इसको आइवरमेक्टिन देंगे, क्या नुकसान है। ये दोनों बड़ी हार्मलेस दवाइयां हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, मोलनुपिराविर को दवा, उसको मोलनुपिराविर एक नई दवा आई है जो कि अभी इसके स्पेलिंग बोल दीजिए आप हमारे व्यूअर्स के लिए। MONLU, मोलनुपिराविर, PIRAVIR, मोलनुपिराविर। ये फेविपिराविर का छोटा या बड़ा भाई है। ये देखा गया है कि ये ओमिक्रॉन पे ज्यादा यूजफुल रहेगा, इसलिए इसको इंट्रोड्यूस किया है। 2400 रुपए का इसका कोर्स है, 400 मिलीग्राम सुबह शाम 5 दिन के लिए। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, दिस मेडिसिन शुड नॉट बी गिवन टू द पीपल ऑफ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। उनके जो स्पर्म होते हैं या फीमेल में ओवा होते हैं, उसके अंदर कुछ टेराटोजेनेसिटी इसमें देखी गई है। यानी कि अगर वो बच्चे पैदा करेंगे, उसमें उनके बच्चों में कुछ फीटल ऑर्गन में ही कुछ खराब तरीके के चेंजेस हो सकते हैं। इसलिए मोलनुपिराविर शुड नॉट बी गिवन और रादर शुड बी अवॉइडेड इन ए रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, यानी कि 20-25 साल से 45 साल के लोग हैं उनको नहीं देना चाहिए। लेकिन जो 60 साल के ऊपर है, जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप से निकल चुके हैं, उनको ये दवा देनी चाहिए। लेकिन ऑल्दो आईसीएमआर की गाइडलाइन में आइवरमेक्टिन और फेविपिराविर हटा दी गई हैं, लेकिन मैं पर्सनली जिनको मैं नहीं दे सकता मोलनुपिराविर, उनको मैं फेविपिराविर और आइवरमेक्टिन दोनों दे रहा हूं। मैं मिसगाइड नहीं कर रहा हूं,
कुछ ना कुछ देना चाहिए, क्योंकि कौन सा पेशेंट सीरियस हो जाए। यू कैन नॉट बी ऑलवेज सो पॉजिटिव कि नहीं हमें तो कुछ नहीं होगा, हमने खांसी है, हमने एक डॉक्सीसाइक्लिन ले ली या कोई और एंटीबायोटिक ले ली। एक एंटीवायरल रहेगा, एक सपोर्ट रहेगा। और दूसरी दवा सबसे इंपॉर्टेंट, एक और दवा आई है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। अब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के बारे में जरूर दो बातें बताऊंगा। ये एक ऐसी दवा है जो आर्टिफिशियली मेड, लैब मेड एंटीबॉडीज है। डोनाल्ड ट्रंप को अगर वेव 1 में आपको याद होगा, उनको हुआ यस कोविड, और तीसरे दिन हॉस्पिटल से आके व्हाइट हाउस में आके काम करने लगे। लोगों ने कहा भाई इनको तो 7 दिन का क्वारंटाइन भी नहीं किया गया। उनको ये उस समय ये दवा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, कॉकटेल एंटीबॉडी जो कहते हैं, वाज इन एक्सपेरिमेंटल स्टेज। और एक्सपेरिमेंटल स्टेज में राष्ट्रपति को उन्होंने चुन लिया। राष्ट्रपति ने कहा मुझे भी डाल दो उसमें ट्रायल में, आई विल बी हैप्पी टू डू इट, एंड ही रिकवर्ड वेरी फास्ट। ये हमारे भारत में अब अप्रूव हुई है, थोड़ा लेट हुआ है। नवंबर में भी अप्रूवल हो जाता तो शायद सेकेंड वेव के समय हमारे पास मोनोक्लोनल एंटीबॉडी नहीं थी। इससे थोड़ा सा यह मुझे लगता है उस समय होती तो शायद कुछ डेथ्स बच जाती। देखिए, एक मृत्यु होती है किसी परिवार में, वो पूरे परिवार को खत्म कर देती है टू ए लार्जर एक्सटेंट। अगर हमारे यहाँ इतनी डेथ्स हुई, अगर उसमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती तो शायद कुछ पेशेंट जो अफोर्डेबल थे, जो इसको थोड़ी महंगी है दवा है, उनको तो फायदा होता। चलिए कोई बात नहीं, जो हो गया अब हमारे ये अप्रूव हो गई है। लेकिन दो बातें हैं, कुछ लोग कह रहे हैं एक साइंटिफिक कि ओमिक्रॉन में इतना ज्यादा फायदा नहीं करती, लेकिन जिसके भी सिम्टम अगर बढ़ रहे हैं, और कोरोना के लिए प्रूवन मेडिसिन है, रामबाण है, ये रामबाण है। ये तो जो अफोर्ड कर सकते हैं, 50,000 से 75,000 रुपए का डोज है, बहुत महंगा है। तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, मैं उनको लिख रहा हूं और उनको दे रहे हैं, और सारे अस्पताल दे रहे हैं। आपके टीवी चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, एटलीस्ट पीपल शुड नो एंड द फिजिशियन शुड नो वेयर देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दीज पेशेंट्स आर गोइंग टू डिटीरिएट। उनको शुरुआत के पहले तीसरे दिन ही दे दें। जैसे कोई पेशेंट है जिसको बाईपास हो चुका है, उसको कैंसर हो चुका है, उसको कोविड हो जाता है, अब ये चांसेस इनकी इम्यूनिटी पुअर है, इनको मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दे दें, आराम से मिल रही है, इंट्रावीनस फॉर्म में है, भर्ती करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है इसको। अब पेशेंट को ओपीडी बेसिस पे, पेशेंट आया 2 घंटे बाद मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इंट्रावीनस इन्फ्यूजन देके चला जाता है घर। इसको देने का प्रयास करें, ये अवेलेबल है भारत में। तो अगर जिस पेशेंट की इम्यूनिटी पुअर है, 80 साल के ऊपर के लोग हैं, 75 साल के ऊपर के लोग हैं, उनको कोविड हुआ है, प्लीज डोंट टेक चांसेस, इफ दे कैन अफोर्ड डू इट। फैंटास्टिक एंड बहुत ही इंफॉर्मेटिव एंड बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक तरीके से, बिना किसी भय के, डर के, दहशत फैलाने के, आपने जिस तरह से व्यूअर्स को बताया है और जिस तरह से बहुत ही माइन्यूट से माइन्यूट इंफॉर्मेशन भी दी है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपने, रियली आई वुड कमेंड योर एफर्ट एंड फ्लॉलेस आपने हमारे। मैंने एक बताना चाह रहा था, मैंने 27 वेबिनार किए थे वेव 2 के दौरान। अभी रात के 9:30 बज रहा है, मैं अभी स्टिल आई एम इन द ऑफिस फॉलो, एंड साथ साथ एंजियोप्लास्टी भी करता हूँ। मेरा जो प्रोफेशन है, मैंने अभी एक एंजियोप्लास्टी करी 80 साल के पेशेंट को, उसकी कराई 82 साल के पेशेंट। 82 साल के पेशेंट में नॉर्मली लोग कराते ही नहीं है, लोग डरते हैं क्या जरूरत है, तो उसके 95% आर्टरी बनती है, उसकी मैंने एंजियोप्लास्टी करी। कोविड में बहुत रिसर्च करने की कोशिश की। मेरे फादर ICMR में असिस्टेंट डायरेक्टर थे, उन्होंने कई रिसर्च करी है, उन्होंने एक नई दवा लाई है और जिसको हम ट्रायल में डाल रहे हैं कि शायद कोविड में ज्यादा फायदा करेगी। तो बस भगवान की कृपा है, आप जैसे लोग दोस्त बन जाते हैं जल्दी। वेरी गुड। जितनी ज्यादा लोगों की सेवा हो सके। मेरे अंडर कोविड में मैंने कम से कम 1000 पेशेंट का इलाज किया होगा ड्यूरिंग कोविड वेव 1 एंड 2। उसमें बेड्स की इतनी मारामारी थी, एक फोन इधर बज रहा है, एक उधर बज रहा है, यही कोशिश रहती थी बेड इस तरह में। अभी ये नहीं आया, वो बड़े भयानक स्थिति थी। इट वाज रात को 2-2, 3-3 बजे तक मैंने प्रिस्क्रिप्शन लिखे हैं to guide the people. Of course, many could not be saved. Despite the best efforts, many people could not be saved. एक भयंकर बीमारी है। अभी अच्छी बात है कि हम लोग शायद 2022 के बाद हम लोग ये खत्म हो जाएगा, या ऐसा हो जाएगा कि बॉडी इसको सिंपल खांसी जुकाम बुखार के रूप में लेगा। और मेरा ये YouTube है, अगर आप चाहें तो डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट, प्लीज आप उसका नाम, उसको आप बोल थोड़ा स्पेल आउट कर दीजिए हमारे व्यूअर्स के लिए। डॉक्टर वेरी सिंपल, DR विवेक गुप्ता कार्डियोलॉजिस्ट, इसमें YouTube चैनल है। वेरी गुड। और उसमें आप देखें तो उसको सब्सक्राइब करिएगा। मैं रोज एक वीडियो डालता हूँ छोटा सा। आई एम मोस्टली न्यूज एक्स पे बहुत आता है मेरा, आज सुबह भी था 10 से 11, कल भी 2-3 प्रोग्राम थे इंडिया न्यूज पे। तो मैं कोशिश करता हूँ, भगवान कृपा है कि आई कैन स्पीक एनी लैंग्वेज, ऑफ कोर्स नॉट द
French also, but not all the language. लेकिन इंग्लिश और हिंदी भगवान धारा प्रवाह बोलने को वेरी गुड। कहता है, तो I can speak any time, any. So it's a good thing. We will keep in touch with your channel again. Yeah, definitely. With something new next time. Definitely, I would really, I will look forward. And मैं हमारे व्यूअर्स से रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब का जो यूट्यूब चैनल इन्होंने बताया है, डॉक्टर विवेक गुप्ता, आप यूट्यूब पे जाइएगा, कार्डियोलॉजिस्ट, और डॉक्टर विवेक गुप्ता कार्डियोलॉजिस्ट, आप यूट्यूब पे जाइएगा और डॉक्टर साहब का चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और डॉक्टर साहब को जितना हमारे दर्शकों के लिए और जिस तरह से सेवा भाव से डॉक्टर साहब लगे हुए हैं हमारे लोगों की सेवा करने में, रियली प्रशंसनीय, श्लाघनीय। फेसबुक लाइव भी बहुत होता है, तो फेसबुक लोग आजकल कम देखते हैं, लेकिन फेसबुक पे काफी व्यूअर्स हैं हमारे। तो 2 फेसबुक है, उसमें एक मैंने फोटो लगा रखी है अपने आदरणीय मोदी जी के साथ, वो चल नहीं रहा है। एक मुकेश अंबानी जी के साथ में है, हमारे दोस्त हैं, तो वो वाला फेसबुक जरूर आप देखा करिए। तो ये भी हम रिक्वेस्ट करेंगे हमारे व्यूअर्स से कि डॉक्टर साहब का फेसबुक पेज भी आप लाइक करिएगा। और आप जिस तरह से आज डॉक्टर साहब ने अपने बिजी शेड्यूल में से समय आप लोगों के लिए हमारे लिए निकाला है, उसके लिए हम, यदि डॉक्टर साहब परमिट करें तो सेवा का ही एक काम करने वाले हमारे साथ गिरीश जी पंत जुड़े हुए हैं दुबई से, और यदि डॉक्टर साहब बिजी हैं तो फिर जा भी सकते हैं, और यदि हमारे साथ थोड़ी देर और संगत कर सके तो अच्छा रहेगा। आपके साथ 5 मिनट। ओके, गुड, वेरी गुड, अप्रिशिएट। तो हम बातचीत शुरुआत कर रहे हैं वापस से डॉक्टर गिरीश जी से। गिरीश जी, आप जो बात बता रहे थे, एक तो उसको कंप्लीट कीजिए, और दूसरा हमारा एक सवाल है कि इस सेवा के कार्य में किस किस तरह की परेशानियां आपको आई हैं, और किस तरह के ऐसे जो दृश्य हुए होंगे, आए होंगे, जो कि आपके भी अंदर तक बैठ गए होंगे आज तक। गिरीश जी की आवाज चालू की जाए, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि उनका जो सेवा भाव है, और उन बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बताया कि जो ओमिक्रॉन से लोग घबराए नहीं, और ये बहुत अभी जो आ रहा है बहुत माइल्ड लेवल पे आ रहा है, जैसे सर्दी जुकाम है, और आने टाइम पे ऐसा ही रह जाएगा, ऐसा हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, और ये जल्दी से जल्दी महामारी जाए। जैसा मैंने बताया कि यूएई में भी गवर्नमेंट का बहुत अच्छे इनिशिएटिव है। अभी तक यहाँ पे 93% के लगभग फुल वैक्सीनेटेड हो चुका है, और फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज में मैक्सिमम 100% फर्स्ट डोज लग चुकी है लोगों को, और टोटल 22 लाख से ज्यादा 23 लाख के करीब लोगों को यहाँ पे डोज डेली लगती है। मतलब इतना अच्छा सिस्टम है यूएई गवर्नमेंट का, जिन्होंने को अभी किसी डिपार्टमेंट में जाने के लिए ग्रीन पास अलाउ किया है। उसमें मिनिस्ट्री ऑफ ऐप के थ्रू आपको ग्रीन पास दिखाना पड़ता है कि अगर आप कहीं मिनिस्ट्री में आपको जाना है, किसी डिपार्टमेंट में जाना है, 3 जनवरी से इन्होंने चालू किया है कि आपको उसमें वो ऐप में अपना दिखाना पड़ता है, वो ग्रीन आना चाहिए। जैसा ये एक ऐप है इनका, इसमें ग्रीन दिखा रहा है, इसका मतलब आप किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एंट्री कर सकते हैं। तो इस तरह की सुविधाएं टेक्नोलॉजी वाइज इस कंट्री में बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया हुआ है। और जैसा मैंने बताया कि कोरोना के टाइम पे यहाँ पे स्थिति ऐसी थी कि गाड़ियां, प्राइवेट गाड़ियां भी बंद कर दी थी, सिर्फ काउंसलेट की और गवर्नमेंट की गाड़ियां चलती थी। इनके माध्यम से हमने इनिशिएटिव लिया विद द सपोर्ट ऑफ इंडियन काउंसलेट, और 80 से 90 पार्थिव शरीर को मैं भारत भेजने में सक्षम हो पाया गवर्नमेंट के सपोर्ट से। और ये उस समय आपको पता है कि फ्लाइटें नहीं चल रही थी, तो कुछ गिने चुने राज्यों में या मेट्रो सिटी में फ्लाइट थी, तो हमने दिल्ली से अगर फ्लाइट भेजी है तो हमने कोलकाता, दार्जिलिंग और यूपी के सालेमपुर और वो बिजनौर राजस्थान तक बाय रोड एम्बुलेंस से कोऑर्डिनेट करके उनके घर तक पार्थिव शरीर को उनके फैमिली तक भिजवाया है, जो लोग बुरी तरह से डरे हुए थे। ये नॉन कोविड पार्थिव बॉडीज की मैं बात कर रहा हूँ। और 400 से ज्यादा पार्थिव शरीर जो हमने यहाँ पे हिंदू क्रिमिनेशन ग्राउंड कमेटी में क्रिमिनेट किए हैं, जो कोरोना से संक्रमित थे, और उन परिवारजनों को यहाँ से हमने उनको वो कोशिश करी कि उनको दिखा सकें। उस समय तो आपको पता है कि फेस दिखाना भी अलाउ नहीं था, और बहुत बहुत भयानक जो स्थिति, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया। और मैं खुद डेड बॉडियां पुलिस स्टेशन से मॉर्चरी में जाके उनकी डिटेल लेके, डेली मेरा यही काम था, काउंसलेट ने जो मुझे जिम्मेदारी दी थी। और उस समय वंदे भारत मिशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चलाया था, कम से कम 7 से ज्यादा फ्लाइटें हमने यहाँ से भेजी, जिसमें मैं खुद एयरपोर्ट पे रहता था काउंसलेट की टीम के साथ। और जो लोग उस समय, हमने एक फ्लाइट तो ऐसी भेजी जिसमें 120
प्रेग्नेंट लेडीज थी जो यहाँ पे फंसी हुई थी, 120 लास्ट ईयर कोरोना के पीक टाइम पे। और कुछ ऐसे केस थे 6 लाख से ज्यादा, 4 लाख के लगभग टोटल लोगों ने रजिस्टर किया था, जो ऐसा भय का वातावरण था, जिनकी नौकरी चली गई, जिनका जॉब में निकाल दिया, या कंपनी बंद हो गई, या किसी डेथ हो गई, या जो लोग विजिट पे यहाँ पे आए थे उन लोगों को यहाँ से भेजने के लिए बहुत बड़ा इनिशिएटिव भारत सरकार ने वंदे भारत मिशन के तहत चलाया। और उसमें हमने मैं इंडियन पीपल फोरम का दुबई का प्रेसिडेंट था, और हमने 7 फ्लाइटें भेजी हैं, और हमारी पूरी टीम और काउंसलेट की टीम और अन्य संस्थाएं जैसे BAPS है और KMCC है, अन्य संस्थाएं मिलके हमने काउंसलेट के साथ मिलके कम से कम कई 100 फ्लाइटें भेजी हैं यहाँ से, और बहुत हजारों लोगों, लाखों लोगों को निकाल के भेजा है। और जो दिक्कतें आपने बताई उस समय यही दिक्कत थी कि पुलिस स्टेशन के अंदर अलाउ नहीं था, हॉस्पिटल में अलाउ नहीं था, और वैक्सीनेशन नहीं थी उस समय आई थी जो सिनेरियो चल रहा था। अभी हालांकि आज की स्थिति में मैंने खुद 4 वैक्सीनेशन डोज हो चुकी है मेरी, और अभी बूस्टर डोज के लिए जनवरी के बाद बोला गया है गवर्नमेंट ने। और उस समय वंदे भारत मिशन के महान जितनी फ्लाइटें भेजी थी हमने, उसमें इतनी घबराहट थी, लोग सिर्फ वापस जाना चाहते थे छोड़ के। और कुछ कम्युनिकेशन हमने FOC किए थे जिनके पास पैसा नहीं था, यहाँ पे काउंसलेट ने FOC के लिए बोला, जो हिंदू कमीशन ग्राउंड कमेटी है, मैं उसका बोर्ड मेंबर भी हूँ, तो हमने उन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट कम्युनिकेशन किया जो गरीब लोग थे या पैसे नहीं दे पाते। एवरी डे पुलिस स्टेशन जाना और उनसे वो डिटेल लेना, किस जो लोग घरों से ऑफिसों से नहीं निकल रहे थे उस कोविड टाइम में, भगवान जो सेवा भाव होता है ना, बोलते हैं मानव सेवा ही माधव सेवा है, उस प्रेरणा, उस स्रोत और उस संस्कार और अपने अंदर वो भावना लेकर हमने वो काम किया है और इतने लोगों को यहाँ से निकाल सके। और सबसे बड़ी बात ये कि UAE गवर्नमेंट ने प्रोएक्टिवली भारत सरकार के साथ और यहाँ के हर व्यक्ति को इतना सपोर्ट किया कि चाहे वो, क्योंकि UAE में 200 से ज्यादा नेशनलिटीज रहती हैं और भारत एक ऐसा भारत देश के लोग सबसे ज्यादा भारतीय UAE में मोर देन 3.5 मिलियन लोग रहते हैं। तो उस समय इतना सपोर्ट, हॉस्पिटलों में जगह देना, हमने प्राइवेट बिल्डिंग्स रेंट पे काउंसलेट ने ली थी जिसमें कोरोना के पेशेंट को एडमिट किया गया था, हॉस्पिटल में कई जगह नहीं मिल रही थी, लेकिन जो एक सिस्टम बनाया था UAE गवर्नमेंट ने और ये कोऑर्डिनेशन था इंडियन गवर्नमेंट और काउंसलेट का और UAE अथॉरिटी का, ये इस बहुत ही बढ़िया। वेरी कई फैंटास्टिक। तो आपने जाना, दुबई से बोल रहे हैं गिरीश जी पंत। गिरीश जी किस तरह से समाज सेवा में इस महामारी के दौरान आगे बढ़कर सामने आए। हम आपसे भी आग्रह करेंगे कि इस महामारी में अपना ध्यान रखते हुए, पूरी गाइडलाइंस का पालन करते हुए, डरे नहीं डराएं, लेकिन यदि जहां संभव हो सके वहां लोगों की मदद भी करें। और गिरीश जी जैसे लोगों से ये हमें प्रेरणा मिलनी चाहिए। तो ये था आज का हमारा मुख्य कार्यक्रम। हमारे साथ जुड़े हुए थे अपोलो हॉस्पिटल्स नई दिल्ली से डॉक्टर विवेक जी गुप्ता, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और इंडो अमेरिकन यूरोपियन कॉन्क्लेव के चेयरमैन। डॉक्टर साहब बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए थे UAE दुबई से गिरीश जी पंत, जिन्होंने समाज सेवा का ऐसा अप्रतिम उदाहरण सामने पेश किया है। और गिरीश जी प्रेस्टिजियस अप्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित हो चुके हैं। ऐसे गिरीश जी को हम भी हमारी तरफ से नमन करते हैं। तो यह था आज का हमारा कार्यक्रम। गिरीश जी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। तो आपने जाना हमारे एक्सपर्ट्स ने जिस तरह से ओमिक्रॉन के दौरान क्या क्या सावधानी रखनी है, किस तरह की डोज है, किस तरह बूस्टर डोज में आगे बढ़कर हिस्सा लेना है, ये सब आपने जाना। और साथ ही समाज सेवा का भी मामला आज हमने, इस महामारी के दौरान बहुत सारे वाकये ऐसे आते हैं, बहुत सारे घटनाएं इस तरह की होती हैं कि लोग समाज सेवा से या लोगों की मदद करने से बचते हैं, लेकिन ऐसा न करके अपना ध्यान रखते हुए और जितना बन पड़े उतना आपस में हम सामाजिक लोग हैं, समाज में सेवा का भी काम किया जाना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारे कार्यक्रम में जो आज की प्रमुख हेडलाइंस हैं वो आपको ब्रीफली बताना चाहते हैं। आज प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले में सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश NV रमन्ना ने एक फैसला देते हुए ये कहा है कि अब ये जो जांच जो है इस पूरे मामले की, ये सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक कमेटी करेगी और इस कमेटी की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज करेंगे। और साथ ही इस कमेटी में
चंडीगढ़ के डीजीपी और एनआईए के ऑफिसर्स होंगे और साथ ही पंजाब के एडिशनल डीजीपी भी इसमें होंगे। और साथ ही ये जो जांच है ये इस तरीके से होगी जिसमें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, भारत सरकार का ये कहना है कि ब्लू बुक जो है उसकी गाइडलाइंस का पालन वहां लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं किया, इसकी वजह से सुरक्षा में चूक हुई है। इन सब मुद्दों को लेकर ही सुप्रीम कोर्ट की यह कमेटी अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। आपको याद होगा गत 5 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के फिरोजपुर यात्रा पर गए थे और वहां पर जिस तरह की सुरक्षा चूक हुई, 20 मिनट तक इंटरनेशनल बॉर्डर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला रुका रहा और ऐसे किम कर्तव्य विमूढ़ माहौल में पूरे देश की जनता सत्ते में आ गई थी और इस तरह का यह मामला हुआ। इसके बाद पंजाब की सरकार ने भी और केंद्र सरकार ने भी इस मामले की जांच शुरू की थी, लेकिन अब चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में गया है और सुप्रीम कोर्ट ने अब यह आदेश दे दिया है कि अब इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट की कमेटी करेगी, ऐसे में अब केंद्र सरकार की और पंजाब सरकार की जांच भी बंद हो जाएगी। साथ ही हम आपको जानकारी दे दें कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी यह मामला आया जिसमें सिख फॉर जस्टिस के लोगों की तरफ इशारा था और कई तरह की उसमें आशंकाएं जताई गई थी। आज सुप्रीम कोर्ट में कुछ वकीलों ने भी इस तरह की आशंका और इस तरह की धमकी भरे कॉल्स की बात कही है, जिसमें इस संगठन की तरफ से यह चेतावनी दी गई है कि यदि इस मामले की पैरवी उन्होंने की तो ठीक नहीं होगा। इस तरह की भी रिकॉर्डेड कॉल्स के बारे में जानकारी सुप्रीम कोर्ट में दी गई है। कुछ वकीलों ने इस बारे में इस पूरे मामले की जांच के लिए भी सुप्रीम कोर्ट में निवेदन किया। यह भी मामला चर्चा में रहा और साथ ही आपको हम यह भी बताना चाहते हैं कि इस पूरे प्रकरण में पंजाब के जो कार्यकारी डीजीपी थे सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय और साथ ही फिरोजपुर के एसएसपी को हटा दिया गया था। अब इस पूरे मामले की जांच यानी प्रधानमंत्री सुरक्षा में जो चूक हुई उसकी जांच सुप्रीम कोर्ट की कमेटी करेगी। यह मामला था प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का। अब हम आपको लिए चलते हैं अफगानिस्तान, जहां पर तालिबान की जो हुकूमत है, जबरिया हुकूमत है, इसके दौरान जिस तरह का वह माहौल है वो कहीं भी कंट्रोल में दिखाई नहीं देता है और आए दिन वहां बम धमाके होते रहते हैं। आज दोपहर की यदि हम घटना की बात करें तो अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर नंगरहार के आसपास एक स्कूल के सामने से गुजर रहे एक वाहन में बम ब्लास्ट हुआ और इस बम ब्लास्ट में 9 बच्चे जो स्कूल से निकल रहे थे उनकी मृत्यु हो गई, साथ ही कई बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। ये इस तरह का मामला है जिसमें कि ये खाना लेकर जा रहा एक व्हीकल था, एक गाड़ी थी, जिसमें बताया जा रहा है अब तक की मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कि इसमें एक मोर्टार छुपाया हुआ था और वो मोर्टार वहां आकर फट पड़ा। अब इसके पीछे क्या साजिश है अभी तक इसका पता नहीं चला है, लेकिन ये जो इलाका है ये आईएस यानी इस्लामिक स्टेट के प्रभाव वाला इलाका है, जहां पर भी 2014 से ही ये जो आईएस के लोग हैं ये तालिबान के खिलाफ काम करते हैं और इनके टारगेट के ऊपर शिया समुदाय के मुसलमान खासतौर पर रहते हैं। आए दिन ये लोग वहां बम ब्लास्ट करते हैं और तालिबान की इस दहशतगर्द हुकूमत की भी ये बस की बात नहीं है कि इन दहशतगर्दों के ऊपर काबू पाया जा सके। आप देखिए कि दहशतगर्दी में माहिर तालिबान से भी ऊपर बढ़कर वहां दहशतगर्द कायम हो चुके हैं, काबिज हो चुके हैं। ये इस तरह का मामला अफगानिस्तान का है जहां पर आज निरपराध 9 बच्चों की जान चली गई है। इससे पहले भी आपको याद होगा कि वहां मस्जिदों में जिस तरह से धमाके हुए उसमें भी बहुत लोग मारे गए हैं और आए दिन इस तरह के धमाके वहां चल रहे हैं। तालिबान से वहां की हुकूमत संभल नहीं रही है और अराजकता का पूरा माहौल हो चुका है। अफगानिस्तान की हालत बहुत दयनीय है। आर्थिक हालात इस तरह के हैं कि भुखमरी है, बच्चों को ओढ़ने पहनने के कपड़े तक नहीं है, दवाइयां नहीं है, मेडिकल सुविधाएं नहीं है, अनाज तक नहीं है। और आपको याद होगा कि कल ही भारत ने अफगानिस्तान की जनता की मदद करते हुए वहां मेडिसिन भेजी हैं और सहायता भी भेजी है, लेकिन पाकिस्तान की हठकर्मिता की वजह से वहां पर हम गेहूं की सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने इस मामले में अड़ंगा लगा रखा है कि पाकिस्तानी ट्रक जाएंगे काबुल, भारत के ट्रक नहीं जाएंगे। इस मामले को लेकर पशुपेश में है, लेकिन अफगानिस्तान की जनता इस मामले में भुगत रही है और पूरी की पूरी कारस्तानी पाकिस्तान की है। जिस तरह के हालात आज अफगानिस्तान में आपको दिखाई दे रहे हैं उसके पीछे सारा का सारा खेल पाकिस्तान की आर्मी और वहां की आईएसआई का है, दहशतगर्दों का है, कट्टरपंथियों का है। इस तरह का मामला चल रहा है अफगानिस्तान में। एक मामला हम आपको श्रीलंका से बताना चाहते हैं। श्रीलंका में जिस तरह से तमिलों की स्थिति है उसको लेकर आज श्रीलंका की 7 तमिल जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री से गुहार लगाई है कि वो तमिल अधिकारों का संरक्षण कराएं
उनके हक हुकूक दिलवाएं। यह मसला असल में 35 साल पहले शुरू हुआ था, जब 29 जुलाई 1987 को भारत सरकार और श्रीलंका की सरकार के बीच में एक समझौता हुआ था, जिसमें यह तय हुआ था कि श्रीलंका के संविधान के अनुच्छेद 13 के अनुसार वहां रह रहे जो तमिल हैं उनको उनके अधिकार दिए जाएं, और वो मेन स्ट्रीम में जिस तरह से अन्य देशों में लोग रहते हैं अल्पसंख्यक के बतौर, उनको उस तरह का दर्जा मिले और वहां उनको पूरे अधिकार दिए जाएं। लेकिन इतने बरस गुजरने के बावजूद इन तमिल लोगों को वहां श्रीलंका की सरकार कोई अधिकार नहीं देना चाह रही है। इसको लेकर आज श्रीलंका के नॉर्थ ईस्ट में जो तमिलों का प्रभाव है वहीं की पॉलिटिकल पार्टियां हैं, और ये तमिल राजनीतिक दल ही माने जाते हैं। इन्होंने श्रीलंका में स्थित भारतीय जो हमारा दूतावास है, हाई कमिश्नरेट है, उसको एक ज्ञापन दिया, एक पत्र दिया, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इंटरवीन करने की, हस्तक्षेप करने की मांग उठाई है उन्होंने। आपको हम श्रीलंका का डेमोग्राफिक यदि हाल बताएं तो वहां 75% सिंगली लोग हैं जो मेजोरिटी में हैं, और 15% जो लोग हैं वो तमिल हिंदू हैं, और करीब 9% मुस्लिम हैं। इस तरह का वहां का ये जनसंख्या का मामला है। ये असल मुद्दा 1948 से ही चल रहा है, जहां पर कि श्रीलंका में सिंहलियों के बीच और तमिलों के बीच में आए दिन झड़पें भी होती हैं, और मेजोरिटी में होने के नाते सिंहली जो लोग हैं वो तमिलों पर अत्याचार भी बहुत करते हैं। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर श्रीलंका की इन पॉलिटिकल पार्टीज ने भारत से गुहार लगाई है। ये इस तरह का मामला है। अब हम आपको एक अच्छी पिक्चर सऊदी अरब की दिखाना चाहते हैं। सऊदी अरब यूं तो आपको पता है कि बहुत पहले यदि हम जाएं तो वहां कट्टरपंथ को बहुत बढ़ावा दिया गया था, और केवल इस्लाम को लेकर ही वहां कोई बात की जाती थी, बाकी अन्य धर्मों के लिए कोई जगह नहीं थी, और प्रोग्रेसिव स्टेप्स भी नहीं थे। महिलाओं को लेकर वहां बहुत बुरे हाल थे खाड़ी के, वैसे तो पूरे देशों में यही हाल थे, लेकिन अब जिस तरह की पिक्चर सऊदी अरब से दिखाई दे रही है वो वाकई काबिल तारीफ है। वहां हर साल जो एक फेस्टिवल होता है, किंग अब्दुल अजीज फेस्टिवल, इसमें ऊंट दौड़ होती है। ये ऊंट दौड़ जो कंपटीशन है इसमें हमेशा पुरुष भाग लेते थे, लेकिन इस बार वहां महिलाओं ने इस दौड़ में भाग लिया है। यह पहली बार है जबकि किसी खाड़ी देश में यह दृश्य सामने आया हो कि महिलाएं सार्वजनिक तौर पे ऊंटों के ऊपर सवार होकर यह प्रदर्शन कर पाई हो। ऐसा दृश्य पूरी दुनिया ने सराहा है और इसकी बहुत ज्यादा चर्चा है। यह सऊदी अरब के सुधारवादी कदमों के रूप में देखा जा रहा है। सऊदी अरब में जो मौजूदा डिस्पेंसेशन है, मौजूदा जो वहां की सरकार है, वो इन सारे कदमों को लेकर बहुत उत्साहित है, और आए दिन नए नए तरीकों से खाड़ी के देशों को मैसेज दे रही है कि अब पूरी दुनिया के साथ चला जाए। पूरी दुनिया जिस तरह से मॉडर्न तरीकों से जीती है उस तरीके से जिया जाए, न कि पुरानी रवायती एक दम घोटू सोच के साथ जिया जाए। इस तरह से वहां अब जो वहां के क्राउन प्रिंस सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान, वो इन सारे मामलों की देखरेख कर रहे हैं, और महिला अधिकारों से लेकर जो माइनॉरिटी के अधिकार हैं वो तक वहां अब आम चर्चा में है, और इनको लेकर बहुत ज्यादा सुधारात्मक कदम वहां उठाए जा रहे हैं। तो ये था आज का हमारा मुख्य कार्यक्रम। अब हमेशा की तरह चलते चलते में हम आपको वो जानकारी देने जा रहे हैं जिसके चर्चे आगामी दिनों में होंगे, और ये चर्चा जुड़ी हुई है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के एक बयान से। इमरान खान ने आज एक बयान देकर सबको चौंकाया है। उन्होंने कहा है कि भारत में अल्पसंख्यकों को लेकर बहुत ज्यादा कट्टरता है और अल्पसंख्यकों की जिंदगी सुरक्षित नहीं है। इस तरह का ये एक ट्वीट उन्होंने किया है। इसको लेकर बहुत भारी चर्चाएं हैं। आप देखिए जरा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को खुद के पैरों के नीचे जो लगी हुई आग है वो दिखाई नहीं दे रही है। कट्टरपंथ और अल्पसंख्यकों के ऊपर जाति के हर मामले को शह देने वाली ये उनकी सरकार और वहां की आर्मी, जिससे कि उनका गठजोड़ है, वो पूरी तरह से हर मोर्चे पर विफल है कि किसी भी तरह से वहां पर कोई अल्पसंख्यकों को अधिकार नहीं मिल रहे हैं, और आए दिन वहां पर कट्टरपंथी और इस तरह की वारदातों की बाढ़ लगी हुई है। वो इमरान खान को दिखाई नहीं दे रहा है, और भारत जो कि पूरी दुनिया के लिए एक पथ प्रदर्शक है, एक स्वर्णिम अध्याय है, उसको लेकर तनकीद की जा रही है इमरान खान की ओर से। ये भारत को जिस तरह से कोसने की का जो काम इमरान खान ने किया है वो आज बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहा है। और ये मैं आपको बता दूं कि गत दिनों हरिद्वार में जो
धर्म संसद को लेकर यह मामला उन्होंने उछाला है, लेकिन इमरान खान ये भूल गए हैं कि पाकिस्तान में किस तरह के हालात हैं, किस तरह से वहां अल्पसंख्यकों के ऊपर आए दिन अत्याचार होते हैं, किडनैपिंग की जाती है, वहां बच्चियों को अगवा किया जाता है, अपहरण किया जाता है और इन अल्पसंख्यक समुदाय की इन बच्चियों को जबरन उन्हीं जाति करने वालों के साथ निकाह करा दिया जाता है। इस तरह के वाकये आए दिन होते हैं। साथ ही वहां जिस तरह के कट्टरपंथी काम पिछले दिनों आप सबको पता है कि श्रीलंकाई नागरिक को सरेआम जलाकर मार देने से लगाकर अनेक घटनाएं इस तरह की आ रही हैं, लेकिन वो इमरान खान को दिखाई नहीं देती हैं और वो भारत को कोसने से बाज नहीं आते हैं। तो ये था आज का हमारा कार्यक्रम। आपने हमें ज्वाइन किया, इसके लिए आपका आभार, धन्यवाद। आई विश यू गुड लक, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच।